क्या निवेशकों का नजर सोने चांदी से हट करके अब दूसरे कमोडिटीज पे भी जा रहा है? देखिए अनिमा, अब से 10-15 साल पहले हमें यही पता था कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड ये और या प्रॉपर्टी यही हुआ करते थे निवेश के एक साधन। बट हमने देखा पिछले 5 सालों में चीजें चेंज हुई। अब सबको समझ में आ गया कि कमोडिटी में 20% का एलोकेशन होना चाहिए। लेकिन विडम्बना ये है, जब हम कमोडिटी की बात करते हैं तो खाली सोना चांदी ही समझ में आता है। लेकिन अब कॉपर या एग्री कमोडिटी भी अपना दावेदार रख रहे हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट बन चुका है। तो बिल्कुल कॉपर, जैसे आज से 40-50 साल पहले तेल की लड़ाई होती थी, जो कंट्री के पास जो इकोनॉमी का तेल ज्यादा है वो राजा रहेगा। लेकिन अब ये डिजिटल युग आ चुका है, तो यहाँ पे क्रिटिकल मेटल, और आप देख ही रहे पिछले 2-3 साल से, चाहे चाइना हो चाहे यूएस हो, क्रिटिकल मेटल या रेयर अर्थ मेटल के पीछे पड़े। तो मुझे लगता है कॉपर एक सबसे बड़ा उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी है, और डॉक्टर कॉपर भी बोलते हैं इकोनॉमी का नर्व कॉपर ही बताता है। तो मुझे लगता है आज बिल्कुल 9% की गिरावट के साथ 1175 के करीब ट्रेड कर रहा है। तेजी भी हमने ऐसी देखी थी, 70% की तेजी पिछले 6 महीने में हमने आती हुई देखी है। तो टाइमिंग सोने चांदी की गिरावट का असर कॉपर पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कॉपर अभी भी बहुत तेज है, जो ऊपर में यहाँ से करंट लेवल से अगर करेक्ट होता है 1100 के आसपास भी अगर आ जाता है तो बेहतरीन है। बट ओवरऑल मुझे लगता है 2026 में बेस मेटल में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स भी है, और अब इन्वेस्टमेंट डिमांड के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी बनी हुई रहेगी, जो इकोनॉमी को आगे पुश करता है। तो यस, थोड़े बहुत करेक्शंस रहेंगे इसमें, बट लेने के लिए अच्छा मौका रहेगा अब बेस मेटल में। मिस्टर केडिया, आपने बात किया डी डॉलराइजेशन के बारे में, थोड़ा बहुत रुपी के बारे में बात करते हैं। फॉर द पास्ट 5 years वी हैव सीन कि रुपी हैज़ बीन डिप्रिशिएटिंग, और ये बात सिर्फ रुपी के बारे में नहीं है, दिस इज ऑल्सो अबाउट मोस्ट अदर एमर्जिंग करेंसीज। पैसो हो जाए या साउथ अफ्रीकन रैंड हो जाए, ये सभी डिप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारा नियर टर्म आउटलुक क्या है रुपी के लिए? तो आई थिंक डेप्रिशिएटिंग रुपी, और वी कैन से कोई भी करेंसी अगर डेप्रिशिएट होता है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा या बुरा ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपकी पोजीशनिंग कहाँ पे। जैसे चाइना है, चाइना व्हाट दे वर डूइंग, कि चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो अगर उनकी करेंसी डिवैल्यू होती है तो डेफिनेटली एक चीपर ऑप्शन रहता है और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलता है। दैट इज वाई आज आप यूएस चाइना का रिलेशन देख लीजिए, इंडिया चाइना देख लीजिए, चाइना सरप्लस में है। सिमिलरली इंडिया ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, नो डाउट 5 साल में हमने काफी अच्छा डेप्रिशिएशन देखा भी है, बट इंडिया ने पहला इंश्योर किया है जो जो सबसे टॉप इंपोर्टिंग कमोडिटीज है उसके अल्टरनेट देखिए। जैसे एनर्जी में हम कच्चा तेल है, तो कच्चे तेल के अलावा हमने देखा हमने एथनॉल के ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ है। वहीं सोने चांदी में हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे डिजिटल गोल्ड या बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। या एडिबल ऑयल की बात करें तो घरेलू जो उत्पादन है हमारे ऑयल सीड के, वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुके हैं। पल्सेस में भी हम इंप्रूव कर रहे हैं। तो एक तरफ गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया है जो टॉप 5-6 कमोडिटीज को जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको रिप्लेस करें डोमेस्टिक यूसेज पे, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि रुपी के अंदर डेफिनेटली गिरावट थोड़ी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। एफआईज का हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे, जो आ रहा है वो अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 2000, अगर हम 26 की बात करते हैं, कैलेंडर ईयर की बात करते हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग वी आर वेरी क्लोज टू 94, 50, 95 के जोन में भी हम जाते हुए दिखाई देंगे। डिस्पाइट के इंडियन इकोनॉमी बाकी इकोनॉमी से अच्छा करते हुए दिखाई देगी। 94, 94, 50 शुड बी द लेवल व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम हियर। सर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी जानना चाहेंगे हम आपसे। आज इंपॉर्टेंट दिन है, यहाँ से बहुत बड़ा चेंज आ सकता है शायद गोल्ड सिल्वर में। हालांकि जियोपॉलिटिकल रीजंस ज्यादा हावी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश की सरकार जब बजट पेश करती है तो उसमें कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं कि एसेट क्लास जो है वो वॉलेटाइल होने लगता है। पर टारगेट सर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों? देखिए पिछले 3 साल से जबरदस्त तेजी हमने सोने और चांदी में आती हुई देखी है। तो कोई भी कमोडिटी साइकिल होती है तो 2.5-3 साल की इनिशियली साइकिल रहती है। तो 2026 में डोंट एक्सपेक्ट यू विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव रिटर्न इन गोल्ड एंड सिल्वर। और ऑलरेडी हमने जनवरी में बड़ी तेजी के बाद गिरावट स्टार्ट हुई है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइजेस में जो फॉल है वो कंटिन्यू रहेंगे। 1.20, 1.25 के आसपास गोल्ड मुझे लगता है एक बार स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है 2026 में नो डाउट अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस ईरान सबसे कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगा। और साथ में हम देखें डी डॉलराइजेशन, इसकी वजह से सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो कंटिन्यू रहेगी। बट डिस्पाइट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग के 1.20 के आसपास का एक बेस बन जाना चाहिए, और हायर साइड 1.50 ये दायरे में सोना रहेगा। बट एक हफ्ते के बाद ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। वहीं चांदी चंचल ज्यादा है,
मोमेंटम भी बहुत ज्यादा है, 300% मायने रखती है। यहाँ पे मुझे लगता है प्राइजेस करीबन 1,70,000 से 1,80,000 तक का बेस बनता हुआ दिखाई देगा। वहां पे बाइंग करना चाहिए, बट स्टैगर्ड वे में कीजिए। बट ये एक्सपेक्ट मत करना जो पिछले 2 साल से जो एक हमें बहुत अच्छा रिटर्न्स बन रहा है वैसा ही कुछ बने, बट हाँ इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न्स बनता हुआ दिखाई देगा। तो आई डोंट एक्सपेक्ट 2026 में उतने अच्छे रिटर्न्स बनेंगे जो हमने पिछले 2 सालों में देखे। जी सर, पोर्टफोलियो में अब किस तरीके से एलोकेट करें, ये सवाल अक्सर आपके सामने आता है, लेकिन समय समय पर रिजेक्ट करना भी जरूरी है निवेशकों के लिहाज से। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि किस तरीके से पोर्टफोलियो में डालें अब गोल्ड और सिल्वर का कंटेंट थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है क्या? देखिए 10 साल पहले हम देखते थे कि पैसिव में बॉन्ड्स या गोल्ड होते थे, वो भी टू द ट्यून ऑफ 5%, बट नाउ वी हैव टू रीराइट अवर बुक्स, क्योंकि गोल्ड एक एसेट क्लास के साथ साथ हमने इन्वेस्टमेंट क्लास में भी होते हुए देखा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इस पे अट्रैक्ट हुए हैं। तो पहले मैं बोलता था कि कम से कम 20-25% का एलोकेशन आप कमोडिटी में रखिए, जहां पे चांदी में एलोकेशन ज्यादा था, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, जहां पे 56% चांदी इंडस्ट्री यूज होती, चाहे ईवी है, सोलर पैनल, सभी जगह पे। बट जिस ढंग से अभी हमने देखा बड़े रिटर्न्स आ चुके हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी अब सस्ती दिखने लग गई है कमोडिटी के मुकाबले, खास करके सोने चांदी। तो अगेन मुझे लगता है 15% का भी एलोकेशन रहेगा, बेटर रहेगा। बट गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए मुझे लगता है आपका एलोकेशन अब गोल्ड में ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि हायर कॉस्ट पे देखिए कंजम्पशन भी, जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है वो भी हिट लेता हुआ दिखाई देगा। जो एक बीमी चल रहा है कि सैमसंग ने नई बैटरी चांदी के टेक्नोलॉजी में बनाई है, बट $20 और $120 मायने रखती है। तो मेरा एलोकेशन अभी 80% गोल्ड में रहेगा, 20-25% आपको चांदी में रखना चाहिए, क्योंकि चांदी में थोड़ा और करेक्टिव डिप देखने मिल सकता है। Mr. Kedia, we'll definitely come back to you. We have Vineet Bolinkar from who's the head of research, Ventura Securities. Hello, Vineet. Good evening, good afternoon to you. Uh, Good morning. It's still morning. Good morning, good morning. विनीत, हमारा क्वेश्चन ये है, आज बजट है, मार्केट इज वोलेटाइल. हाउ डू यू थिंक बजट 2026 will influence FII flows into the Indian equities? See, I think that it is very important that some measures be taken. Otherwise, there will be a sustained outflow of funds from the markets. And I expect that this has been sounded out to the ministry by various quarters, and we expect some kind of positive indications on the same to take place in the coming budget. Right. And if we see which sector will be most vulnerable in the So I think the most vulnerable sector is going to be IT, in my opinion. Reason being that short term there may be positive moves in the market based on whatever happens, but overall I think there is a lot of challenges in the IT sector Sure. going ahead. So that is what we think will play out in the markets. Right. We do know from sources that there will be some kind of allocations on AI-led IT sector, AI-led IT enterprises, or the thought is that there will be a lot of allocation for green energy, a boost to these sectors. We'll come back to that, Arnima. ओके, वील कम बैक टू दैट, बट पहले हम अजय केडिया जी से जान लेते हैं। सर, एक्सपेक्टेशन है इंपोर्ट ड्यूटी में किसी चेंज की, और अगर ऐसा होता है तो क्या प्राइसेस पर फर्क पड़ेगा, दोनों ही एसेट क्लासेस के, गोल्ड सिल्वर या दूसरी कमोडिटीज के भी? देखिए ज्यादा करके बजट के अंदर सबका ध्यान रहता है वो सोने चांदी पे रहता है, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते से ग्लोबल मार्केट के मुकाबले डोमेस्टिक मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग, जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि इस बार इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इनकेस अगर लेट से अगर 3 से 4% की बढ़ोतरी होती भी है तो उसका एक पॉजिटिव असर प्राइजेस पे पड़ेगा। हालांकि इस वक्त अगर आप देखोगे तो कॉमेक्स में और इंटरनेशनल में जो हमने शुक्रवार को फॉल देखा था, जिसके चलते सोना लगभग 9% के करीब गिरावट है, सर्किट ओपन हो चुका है, जबकि चांदी में अभी भी 9% का सर्किट लगा हुआ है। तो मुझे लगता है अगर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पे उसका इफेक्ट इमीडिएटली पॉजिटिव साइड पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी सर, मैं आपको बता दूं कि जो इन्फो हमारे पास आई है, आपने हालांकि मेंशन भी कर दिया, गोल्ड और सिल्वर दोनों में लोअर सर्किट है इस समय, 9% का लोअर सर्किट इस समय लगा हुआ है। सर, वैल्यूएशंस करेक्ट हो रहे हैं या
प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट, और ईज आउट तो नहीं हो रही है, ये तो हम भी समझ रहे हैं। जब तक ट्रंप है मुझे लगता है जियोपॉलिटिक्स में कुछ ईज आउट नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो बेसिकली डॉलर मजबूत होने से, प्रॉफिट बुकिंग होने से, या सिंपल करेक्शन है, वैल्यूएशंस अच्छे स्तर पे आ जाएंगी? तो अनिमा, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि जो वॉलिटिलिटी वो क्यों है, क्योंकि देखिए पहले सोने चांदी को एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं देखा जाता था, बट पिछले 5 सालों में हमने देखा इस प्रोडक्ट का फाइनेंशियलाइजेशन हो गया है। पार्टिसिपेशन थ्रू ETF हैज बीन इंक्रीज वेरी शार्पली। फैमिली ऑफिसेस को समझ में आ गया कि इक्विटी मार्केट जब भी गिरता है तो सोना बढ़ता है, एंड विद द गिवन 5 साल में जो ग्लोबल इवेंट्स है, चाहे हम लड़ाई की बात करें या टैरिफ की बात करें, तो उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी बढ़ी है उसी के असर में हमने सोने चांदी में वॉलिटिलिटी देखी है। तो मुझे लगता है कि यस, एज ऑफ नाउ वैल्यूएशंस थोड़े से ओवर स्ट्रेच हो चुके थे, बिकॉज एक साथ, क्योंकि देखो 1980 हो 90 हो या 2008 में हम एक आधे रीजन देखते थे सोने के बढ़ने के, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो सोना बढ़ा, फाइनेंशियल क्राइसिस तो सोना बढ़ा। बट पिछले 3-4 सालों में आप देखोगे तो लड़ाई कंटिन्यू चल रही है, चाहे रशिया यूक्रेन हो, यूएस वेनेजुला पकड़ो या यूएस ईरान पकड़ो, इंडिया पकड़ो, तो सारी लड़ाइयां एक साथ हमने जो मैक्सिमम देखी है वर्ल्ड वॉर के बाद वो अभी देख रहे हैं। डी डॉलराइजेशन है, ETF की बाइंग है, माइन से जो आउटपुट है, चांदी अभी भी डेफिसिट में चल रही है, तो एक साथ सब आने की वजह से और स्ट्रेस था। तो आई थिंक जो 9% के सर्किट्स लग रहे हैं, जो फोमो बना हुआ था हर जगह, आप अगर कोई भी यूट्यूब या इंस्टा खोलोगे सबसे पहले आपको सोने चांदी ही दिखाई देते थे, वो फोमो से बाहर निकलने का आज हम देख रहे हैं कि रास्ता दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक वैल्यूएशन और स्ट्रेस थे, यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़े और करेक्शंस ड्यू रहेंगे और फिर प्राइस अपने आप को डिस्कवर करते हुए दिखाई देगी।